नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 4 तक पढ़ा। भाग 4 में आपने अचक्रीय और चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं भाग 5 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 4 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि फोटोफॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं। तो इससे पहले आपको फास्फोराइलेशन के बारे में बताना होगा कि फास्फोराइलेशन किसे कहते हैं। तो कोशिका में मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को ही फास्फोराइलेशन कहते हैं, और अगर एटीपी के संश्लेषण में प्रकाश उपस्थित हो तब इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन वह प्रक्रम है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का संश्लेषण होता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 से 4 इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कितने क्वांटा प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा 8 क्वांटा प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि PS2 से 1 इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए कितने फोटॉन्स की या कितने क्वांटा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए 2 क्वांटा या 2 फोटॉन की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि PS सेकंड से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें 1 फोटॉन ही पड़ता है, लेकिन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ये ज़रूरी है कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकले। जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक इसके इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं करेगा। तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन को निकलना जरूरी होता है, अर्थात यहाँ पर भी 1 फोटॉन चाहिए और यहाँ पर भी 1 फोटॉन चाहिए। यानी PS2 से 1 इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए 2 फोटॉन या 2 क्वांटा एनर्जी, 2 क्वांटा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि NADP+ से NADPH के बनने में, NADP+ से NADPH के बनने में जो हाइड्रोजन आयन का प्रयोग होता है वो कहाँ से आता है। तो हाइड्रोजन आयन आता है स्ट्रोमा से। ये झिल्लिका है, झिल्लिका के बाहर का जो स्थान होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है, और स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन आता है। और ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से निकल कर आता है, यहाँ से अवकाशिका से निकलता है, स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा से ये NADP+ को NADPH में परिवर्तित करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान ATP का निर्माण किस जगह पर होता है। तो मैंने बताया था कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान ATP का फॉर्मेशन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास होता है। यानी जिस दौरान साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है उसी दौरान यहाँ पर ATP बनता है। ठीक है, इसीलिए इसके जस्ट सामने बनाया गया फिगर को, जो बनाया गया है उसको ध्यान में रखेंगे, इसके जस्ट सामने बनाया गया। यानी जिस दौरान यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसी दौरान यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब B6F कॉम्प्लेक्स से आगे बढ़ता है उसी दौरान ATP का निर्माण होता है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि ATP और NADPH दोनों का निर्माण किस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है। तो ATP और NADPH दोनों का निर्माण अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में होता है, और चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP का निर्माण होता है, NADPH का निर्माण नहीं होता है। और आपको पता है कि 1 NADPH बराबर 3 ATP अणु। आइए अब देखते हैं भाग 5 के टॉपिक को, जो कि है रसोपरासरणी परिकल्पना। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये परिकल्पना दी क्यों गई। मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ADP और IP से ATP का निर्माण होता है। अब हमें वही देखना है कि ऐसा माना क्यों जाता है और क्या ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से आगे बढ़ता है तो उस दौरान ATP का निर्माण होता है। तो इसी बात को समझाने के लिए ही रसोपरासरणी परिकल्पना दी गई, यानी केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दी गई। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्यों दी गई, तो याद रखेंगे हरित लवक में ATP के संश्लेषण को समझाने के लिए रसोपरासरणी परिकल्पना दी गई। तो हाइपोथेसिस को समझने से पहले हम ये फिगर को समझाएंगे कि फिगर आखिर क्या है, कैसा बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है हरित लवक में, और आपको पता है हरित लवक क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आज हम इसको ग्रीन से नहीं बनाएंगे, आज इसको हम ब्लैक से बनाएंगे क्योंकि इसमें हमको चीज़ें दिखानी है। हरित लवक है ये पूरा का पूरा, और इसके अंदर होता है सिक्के के रूप में अरेंज होता है थैलाकॉइड, और थैलाकॉइड के समूह को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। यह है एक थैलाकॉइड, दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, चौथा, 5वां थैलाकॉइड। तो ये सारे एक एक को हम थैलाकॉइड कहते हैं, लेकिन ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये एक थैलाकॉइड है, और अगर हम इस पर ढेर सारे थैलाकॉइड बना देते हैं, और ऐसा ही हरित लवक में पाया जाता है, तो थैलाकॉइड के समूह को क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। तो चाहे ग्रेना की झिल्ली कहिए, इनके जो चारों तरफ जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, उसे आप ग्रेना की झिल्ली कहिए या थैलाकॉइड की झिल्ली कहिए, बात तो एक ही है।
अब आपको पता है कि हरित लवक में ग्रैना होता है और ग्रैना के बाद जो खाली स्थान यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें तरल भरा होता है, इस खाली भाग को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। याद करिए, ये सब बातें याद भी कराया गया है। हरित लवक में दो भाग मुख्य होते हैं, एक जो सिक्के के रूप में अरेंज्ड होता है इसे हम ग्रैना कहते हैं, जो खाली भाग होता है जिसमें तरल भरा होता है, ये जो खाली भाग है, ये जो खाली भाग है, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। हम जो फिगर बनाए हैं वो क्या है? वो इसको प्रदर्शित कर रहा है, ग्रैना को प्रदर्शित कर रहा है, एक थैलाकॉइड को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यही जूम करके बनाए हैं। तो आप बताइए कि ये जो थैलाकॉइड है, ये पूरा का पूरा गोल संरचना, वही गोल संरचना यहाँ पर बना हुआ है। यानी ये जो भाग है अंदर का भाग, वो क्या है? ये है अंदर का भाग। थैलाकॉइड के अंदर के भाग को, थैलाकॉइड के अंदर के भाग को अवकाशिका या ल्यूमेन कहते हैं। याद करिए, थैलाकॉइड के अंदर के भाग को क्या कहते हैं? अवकाशिका या ल्यूमेन। यानी ये जो H+ दिखाया गया वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। H+ यहाँ पर है और इसके बाहर जो भाग है, ये भाग, ये क्या है? स्ट्रोमा भाग है। ठीक है, यानी ये जो देख रहे हैं ये सब कहाँ है? स्ट्रोमा में है, ये सब स्ट्रोमा में है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर का भाग क्या कहलाता है? अवकाशिका या ल्यूमेन, और इसके बाहर का भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, जब तक फिगर को नहीं समझेंगे आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो गोल संरचना है वो क्या है? ये है पूरा। ये जो अंदर का संरचना है वो क्या है? यहाँ का अंदर का है। ये जो बाहर का संरचना है वो ये है बाहर का स्थान, जो कि स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, फिगर की बात समझ में आई? आइए अब हम देखेंगे कि इसी आपको बताया गया है कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर ही सारे के सारे फोटो सिस्टम, वर्णक, सब कुछ इसकी थैली पर ही पाए जाते हैं, झिल्ली पर पाए जाते हैं। थैलाकॉइड की झिल्ली पर ही प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जो फोटो सिस्टम का निर्माण करते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड यानी PS2 और PS1। साथ ही साथ इनकी झिल्ली पर ही पाया जाता है B6F कॉम्प्लेक्स। दो मोबाइल कैरियर होते हैं, प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन। फिर साथ ही साथ यहाँ पर ATP सिंथेज भी होता है और बाहर की तरफ PS1 से जुड़ा होता है फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से जुड़ा होता है FNR यानी फ्लैवोप्रोटीन, फेराडॉक्सिन, NADP रिडक्टेज एंजाइम, और यहीं पर स्ट्रोमा के में ही NADP+ से NADPH का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है सारी चीज़ें? आपको पता है कोई भी झिल्ली हो किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। तो यहाँ पर क्या बना है? कि लिपिड है। कोशिका वाले चैप्टर में आपको सब कुछ बताया गया है कि लिपिड बाई लेयर होता है, यानी लिपिड की दो परतें होती हैं। एक लिपिड को गोल परत यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया एक परत, और एक लिपिड के परत ये अंदर की तरफ। जगह जगह पे प्रोटीन पाए जाते हैं, जगह जगह पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, ये प्रोटीन पाए जाते हैं, सब चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर ये PS2 है जो पहले काम करता है। PS2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो प्लास्टोक्विनोन में होता है, और प्लास्टोक्विनोन किधर होता है? थैलाकॉइड की बाहरी झिल्ली में। थैलाकॉइड की बाहरी झिल्ली में प्लास्टोक्विनोन होता है, याद रखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को सिर्फ कैरियर करने का काम करता है, वाहक का काम करता है। इसलिए इसे हम मोबाइल कैरियर कहते हैं। प्लास्टोक्विनोन एक मोबाइल कैरियर है जो PS2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर आगे स्थानांतरित करता है। यहां पर जब आप देखेंगे प्लास्टोसाइनिन, ये साइटोक्रोम B6F जटिल है, साइटोक्रोम B6F जटिल, ये बीचों बीच पाया जाता है झिल्ली के। प्लास्टोसाइनिन को देखेंगे तो प्लास्टोसाइनिन झिल्ली के अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं होता। कहाँ होता है? अंदर की तरफ। आप अगर PS1 को देखेंगे तो ये भी बीचों बीच पाया जाता है। अगर आप ATP सिंथेज को देखेंगे तो ATP सिंथेज के दो पार्ट होते हैं, एक F0 या F0 कह सकते हैं, या FO भी कहा जाता है, और दूसरा होता है F1 पार्ट। इसके आगे C क्यों लगा है? क्योंकि ध्यान रखेंगे F0 और F1 ये दोनों श्वसन की प्रक्रिया में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। F0 और F1 यानी ATP सिंथेज जो एंजाइम है वो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के दौरान वहाँ पर ATP का निर्माण करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के ATP सिंथेज को हरित लवक के ATP सिंथेज से अलग करने के लिए यहाँ पर C लगा दिया गया। C का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी CF0 अगर लिखा है तो मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्ट। अगर CF1 लिखा है तो मतलब क्लोरोप्लास्ट का F1 पार्ट। ठीक है, और अगर सिर्फ F0 और F1 है तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ATP सिंथेज का पार्ट है। ठीक है, ATP सिंथेज के दो पार्ट होते हैं, CF0 यानी क्लोरोप्लास्ट F0 या F0 और CF1। ये CF0 एकदम बीचों बीच पाया जाता है मेम्ब्रेन के, और CF1 स्टोमा की तरफ पाए जाते हैं। क्लियर है फिगर में क्या चीज़ें कैसे हैं? अब आपको वही सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको आज चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में बताया गया, या फिर आपको प्रकाशीय अभिक्रिया
का जो फिगर बताया गया था उसमें बताया गया था, वही चीज़ आपको बताई जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि किस प्रकार से ATP का निर्माण होता है। बाकी तो आपने समझा कि NADPH+ से NADPH का फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। जब PS2 पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं, उसी दौरान PS1 पर भी प्रकाश किरणें पड़ती हैं, यानी दोनों एक साथ उत्तेजित होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन निकल कर फेरिडॉक्सिन के पास चला जाता है, फेरिडॉक्सिन से FNR में चला जाता है, FNR से वो इलेक्ट्रॉन यूज होता है NADP+ को अपचयित करने में और बनता है NADPH। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन को हमने ब्लू डॉट से दिखाया है, जो कि NCERT में भी बना हुआ है, ब्लू डॉट से इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन PS2 से उत्सर्जित होकर कहाँ जाता है, फियोफाइटिन में। यहाँ पर फियोफाइटिन नहीं बनाए, फियोफाइटिन यहाँ पर बना सकते हैं। फियोफाइटिन में जो कि प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्यूनोन में। चूंकि प्लास्टोक्यूनोन एक ऐसा अणु है जो हाइड्रोजन का भी वाहक है और इलेक्ट्रॉन का भी वाहक है, यानी ये जब इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा तो उसी दौरान ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को भी पकड़ लेता है। ध्यान से समझिएगा, प्लास्टोक्यूनोन ये सब भाग क्या है, ये भाग क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। तो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को ये कैरी कर लेता है। प्लास्टोक्यूनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाहक नहीं होता, ये हाइड्रोजन वाहक भी होता है। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है तो उसी दौरान ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को भी पकड़ लेता है, और जब इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है B6F कॉम्प्लेक्स को, तो हाइड्रोजन को भी साथ में भेज देता है। लेकिन B6F कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, हाइड्रोजन वाहक नहीं होता। इसलिए ये जो हाइड्रोजन है वो B6F कॉम्प्लेक्स से होता हुआ कहाँ चला जाता है, थाइलाकॉइड के अवकाशिका यानी ल्यूमेन में चला जाता है। बात को समझिएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे बढ़कर प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है, प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन PS1 में चला जाता है, क्योंकि PS1 का इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया NADP+ में, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी जो कि यहाँ से पूरी हो गई। ये साइकिल अपना चलता रहता है। अब रसोपरासरणी परिकल्पना क्यों दी गई? क्लोरोप्लास्ट में ATP के संश्लेषण को रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा ही समझा जा सकता है, इसीलिए इसे दिया गया। श्वसन की भांति प्रकाश संश्लेषण में भी जो ATP का निर्माण होता है वो झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के उत्पन्न होने के कारण होता है। हम हाइड्रोजन आयन को क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कह सकते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तब इसको हम H+ से डिनोट करते हैं, और H+ यानी हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो एक प्रोटॉन है। तो मैंने बताया कि श्वसन की भांति, जैसे श्वसन में होता था माइटोकॉन्ड्रिया में, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण में ATP का जो निर्माण है वो झिल्लिका के आर पार, यानी थाइलाकॉइड की झिल्ली और स्ट्रोमा, इन दोनों के आर पार प्रोटॉन के प्रवणता के उत्पन्न होने के कारण होता है। अब प्रोटॉन का प्रवणता क्या होता है, मतलब कि एक जगह पे प्रोटॉन की अधिक मात्रा हो जाए और दूसरी जगह पे प्रोटॉन कम हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों डेवलप होता है, आखिर क्या कारण है कि इसके बीच में इतने ज़्यादा प्रोटॉन आ जाते हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, जो PS2 से निकल गया है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जल का विघटन होता है, जिसके दौरान हाइड्रोजन आयन बनता है। और आपको पता है कि जल का विघटन अवकाशिका में होता है, यानी ल्यूमेन में होता है। थाइलाकॉइड के अंदर होता है जल का विघटन, इसलिए जो हाइड्रोजन आयन बनता है वो ल्यूमेन में संचित होता रहता है। तो इस वजह से अवकाशिका यानी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ गई। दूसरा कारण कि जब मोबाइल कैरियर प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस दौरान ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को भी ग्रहण करता है और इस हाइड्रोजन आयन को भेज देता है अवकाशिका के अंदर, झिल्लिका के पार, यानी अवकाशिका के अंदर भेज देता है। इससे स्ट्रोमा का जो हाइड्रोजन आयन है वो भी चला आता है अंदर। दो कारण से इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है। दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन आयन जल के विघटन से बन रहा है, इसके कारण हाइड्रोजन आयन की मात्रा यहाँ बढ़ रही है। दूसरा, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन भी अंदर चला आ रहा है, इससे इसके अंदर यानी अवकाशिका यानी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, इधर अधिक हो जाता है प्रोटॉन और इधर कम हो जाता है। अब इधर कम होने का दो रीज़न है, एक तो ये कि हाइड्रोजन आयन चला आ रहा है इसके अंदर, और दूसरा ये कि हाइड्रोजन आयन NADP+ से NADPH के फॉर्मेशन में भी प्रयोग हो रहा है। यहाँ का स्ट्रोमा के अंदर का जो हाइड्रोजन आयन है वो एक तो प्लास्टोक्यूनोन के माध्यम से ल्यूमेन में चला आ रहा है और दूसरा हाइड्रोजन आयन NADP+ से NADPH के फॉर्मेशन में भी यूज हो रहा है। तो लगातार स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कमी होती जाती है
और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी अधिक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन उच्च हो जाता है और इसके कारण एक उच्च विद्युत रासायनिक विभव प्रवणता उत्पन्न होती है जो कि इधर अधिक होती है और इधर कम होती है। अब चूंकि इनकी झिल्ली में मौजूद होता है एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज एटीपी का निर्माण करता है, लेकिन एटीपी सिंथेज को एटीपी के निर्माण के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जब ये हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज क्या करते हैं, एटीपी सिंथेज का F0 F1 हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन से लगातार स्ट्रोमा में भेजने का कार्य करते हैं। एटीपी सिंथेज हाइड्रोजन आयन को अवकाशिका से स्ट्रोमा में भेजने का कार्य करते हैं और जब हाइड्रोजन आयन अवकाशिका से स्ट्रोमा में आता है तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है। ये प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है, यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है। इस दौरान जब हाइड्रोजन आयन जब बाहर की तरफ आता है तो उस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं एडीपी और आईपी से एटीपी का निर्माण में। समझ आया कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है? एटीपी का निर्माण श्वसन की भांति, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्लिका के आर पर, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पर झिल्ली के अंदर नहीं होता था, वो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों तरफ जो लेयर होता है आउटर और इनर के बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, उसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण होता है। यहाँ पर जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है वो ल्यूमेन के अंदर हो रहा है और स्ट्रोमा के अंदर। तो वहाँ पर भी प्रोटॉन प्रवणता के कारण ही एटीपी बनता था, यहाँ पर भी प्रोटॉन प्रवणता के कारण ही एटीपी बनता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इस अवकाशिका के अंदर हो रहा है, वहाँ पर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर होता था। वो आगे आपको बताया जाएगा, श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एटीपी का निर्माण होता है वो आगे आपको बताया जाएगा। अभी आपको ये बताया ना, पढ़ना है कि आखिर फोटोसिंथेसिस में हरित लवक में एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है। देखा आपने कि इसका रीज़न क्या है? हरित लवक में एटीपी के संश्लेषण का रीज़न क्या है? मुख्य रीज़न वो है प्रोटॉन प्रवणता का उत्पन्न होना। प्रोटॉन प्रवणता क्या होती है? जब अवकाशिका में प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाए और स्ट्रोमा में प्रोटॉन की मात्रा कम हो जाए तो इससे प्रोटॉन प्रवणता यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। इसके दो रीज़न होता है। एक तो ये रीज़न कि इसके अंदर ही जल का विघटन होता है और उससे हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती है जो यहाँ पर संचित होती रहती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि प्लास्टोक्यूनोन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है तो उस दौरान ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन को भी लेकर ल्यूमेन में छोड़ देता है, जिससे यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन की मात्रा अधिक हो जाती है और स्ट्रोमा में कम हो जाती है। इसके दो रीज़न है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को प्लास्टोक्यूनोन के माध्यम से अंदर चला जाता है और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन आयन NADP+ से NADPH के फॉर्मेशन में यूज होता है। इस वजह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो जाती है और ल्यूमेन यानी अवकाशिका में हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक हो जाती है। अब चूंकि थाइलाकॉइड की झिल्ली पर एटीपी सिंथेज एंजाइम भी पाए जाते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन को लगातार स्ट्रोमा में भेजने का कार्य करते हैं, तो उस दौरान जब हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज से होकर स्ट्रोमा में आती है तो उस समय ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा का प्रयोग करके एडीपी और आईपी से एटीपी का निर्माण होता है। बस यही था आपका रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे रसोपरासरणी परिकल्पना या केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आप पूरा फिगर जैसे बना हुआ है आप बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं समझने के लिए कि आखिर ये गोल चीज़ है क्या। तो गोल चीज़ क्या है? ये है एक थाइलाकॉइड। ठीक, फिगर बना लेंगे और उसके बाद अगले लाइन से आप लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण के प्रक्रम को रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, परिकल्पना होगा, रसोपरासरणी परिकल्पना द्वारा समझा जा सकता है। फिर आप आगे लिखेंगे श्वसन की ही भांति प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का निर्माण झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। लिखेंगे यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलाकॉइड की झिल्लिकाएं होती हैं। लिखेंगे प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर यानी अवकाशिका या ल्यूमेन में संचित होता है। अब अगली लाइन से लिखेंगे कि झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होने का कारण डैश करके पहला आप लिखेंगे चूंकि जल का विघटन झिल्लिका के अंदर यानी अवकाशिका में होता है, अतः जल के विघटन के दौरान मुक्त हाइड्रोजन आयन अर्थात प्रोटॉन अवकाशिका यानी ल्यूमेन में संचित होते हैं। फिर आप दूसरा लिखेंगे, दूसरा कारण, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ph सेकंड से मोबाइल कैरियर प्लास्टोक्यूनोन में जाता है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर प्लास्टोक्यूनोन एक हाइड्रोजन वाहक है और यह इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन आयन को भी स्ट्रोमा से ग्रहण कर लेता है। फिर आगे लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज करके कि प्लास्टोक्यूनोन से जब इलेक्ट्रॉन B6F कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर होता है तो उसी दौरान इससे हाइड्रोजन आयन भी B6F कॉम्प्लेक्स को स्थानांतरित होता है, किंतु B6F कॉम्प्लेक्स
सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, प्रोटॉन को ग्रहण नहीं करता। अतः प्रोटॉन B6F कॉम्प्लेक्स से अवकाशिका यानी ल्यूमेन में स्थानांतरित हो जाती है। लिखेंगे NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्लिका के बाहर होते हैं और PS फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तथा स्ट्रोमा में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की मदद से NADP प्लस से NADPH के निर्माण में सहायता करते हैं। NADPH के निर्माण में उपयोग होने वाला हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से ही आते हैं, अर्थात स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो जाती है तथा ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन के दो स्रोत होने की वजह से यहाँ पर प्रोटॉन की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है तथा साथ ही अवकाशिका में pH भी कम हो जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। आप लिखेंगे कि यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्लिका में मौजूद CF0 जिसे हम पारगमन वाहिका कहते हैं, झिल्लिका में मौजूद पारगमन वाहिका CF0 से स्ट्रोमा में गतिशील होता है, CF0 से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। आगे लिखेंगे कि ATP सिंथेज के दो भाग होते हैं, एक CF0 जिसे पारगमन वाहिका कहते हैं जो झिल्लिका के मध्य उपस्थित होता है और झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 CF1 जो कि झिल्लिका के बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ पाया जाता है। आगे लिखेंगे प्रवणता का भंजन यानी जब प्रवणता टूटती है, प्रवणता टूटने के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का प्रयोग करके ATP सिंथेज ADP और IP से ATP का निर्माण करते हैं। बस ये था रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। बहुत ईजी है, आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, जरूर इसको समझ में आएगा। समझकर आप याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। बस ये था आज का टॉपिक भाग 5 का, थोड़ा छोटा टॉपिक है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो होगा प्रकाशहीन अवक्रिया। अब यहाँ पर थोड़ी और बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स क्या है, रेड कलर का है, तो लाल रंग होने का कारण क्या होता है? तो साइटोक्रोम B6F जटिल का या कॉम्प्लेक्स का लाल रंग होने का कारण इसमें आयरन की उपस्थिति होती है, इस कारण ये लाल होते हैं। प्लास्टोसाइनिन नीले कलर का होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपको बताई गई। बस अब इसके बाद आता है प्रकाशहीन अवक्रिया, जो आपको आगे जो भी पार्ट 6 होगा उसमें आपको बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में ATP के संश्लेषण के प्रक्रम को किस परिकल्पना द्वारा समझाया जा सकता है? दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण किसके कारण होता है? किस प्रकार के प्रवणता उत्पन्न होने के कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP सिंथेज के कितने पार्ट होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 मोबाइल कैरियर्स होते हैं, वो 2 मोबाइल कैरियर्स कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में कितने साइटोक्रोम कार्य करते हैं और उनके नाम क्या हैं? बस इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी आगे जो भी पार्ट होगा जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।